नमस्कार प्यारे श्रोतागण। आज हम आपके समक्ष एक और मुंशी प्रेमचंद की कहानी जिसका नाम है चोरी लेकर आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेमचंद की कहानियों में जहां हमें मार्मिकता, जन कल्याण तथा वंचित वर्ग की अपेक्षाएं एवं आशाएं दृष्टिगोचर होती हैं, वहीं उनकी कहानियां हमें गुदगुदाती हुई प्रेरणा सहित आनंद के सभी स्रोत खोल देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी चोरी। देखिए, हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पुआल का बिछौना, वह नंगे बदन नंगे पाँव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधो जूते पहनकर उस वक्त कितनी खुशी होती थी, अब फ्लैक्स के बूटों से भी वो कहाँ होती है। गरम पुनवे रस में जो मज़ा था, अब वह गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बेरों में जो रस था, वह अब अंगूर और खीर मोहन में भी तो नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हरदर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलदर, वह अब स्वर्ग निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 साल जेठ थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर तो सारा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना गैर हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते रहते, कभी किसी भालू या बंदर नाचने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर के एक महाजन ने एक बाग लगवाना शुरू किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प बात होती थी। वह भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बैठाता था। हम उससे झगड़ झगड़ कर उसका काम करते थे। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से कैरिया गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छाट रहे हैं। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। जितना काम वह दिन भर में करता था, हम घंटे भर में निपटा देते थे। अब वह माली नहीं है, लेकिन बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों को गले मिलकर रोऊं और कहूँ, प्यारे, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी बढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती थीं। उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग चकित रह जाते। अब तो यह हाल है कि बहुत सिर खपाने के बाद कोई कहानी सूझती है। खैर, हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों से उनकी खूब बढ़ाई करते थे। यूँ कहिए कि हम मौलवी साहब के एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले न समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता तो मौलवी साहब के लिए कोई न कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलियां तोड़ लेते, कभी 10-5 ऊख उखाड़ लेते, कहीं गेहूं की हरी हरी बालियां ले लेते। उन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्याम, बुलबुल, दहियल और चुड़ैलों के पिंजरे लटके रहते थे। हमें सबक याद हो या न हो, चिड़ियों को सबक पहले याद हो जाता था। हमारे साथी वे भी पढ़ा करती थीं। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ लाने का ताकीद करते थे। इन चिड़ियों को पतंगों से विशेष रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों के ही सिर चली जाती थी।
उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब का रौद्र रूप को प्रसन्न कर लिया करते थे। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफ़ेद सी चीज़ मुट्ठी में लेकर आया और मुझे दिखाने लगा। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर ही रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चचा जी ने सन बेचा था। उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलधर को ना जाने क्यों कर पता लग गया। जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक भी नहीं था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी थीं, वे अभी तक याद हैं। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुभव कर सकता था, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपए अनगिनत तो थे नहीं घर में। चोरी खुल जाना मानी हुई बात थी। चचा जी के क्रोध को भी मुझे तो पता था। हलदर को तो प्रत्यक्ष अनुभव कई बार हो चुका था। यो उनसे ज़्यादा सीधा साधा आदमी दुनिया में ना था। चचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पर ना रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था। पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ नहीं सूझता। और तो और चच्ची भी उनके क्रोध का सामना करने से डरती थीं। हम दोनों ने कई मिनटों तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यह निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को ना जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे। कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सोच विचार करते तो यह निश्चय पलट पलट जाता और वह विभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हम में शांति से विचार करने की क्षमता ही तो ना थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक हैं। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कोई हमसे ना बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबेना भी ना लिया। किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता ले लिया। बरसात के दिन थे। आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसलिंग की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद हमको ना होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बांध रहे थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही यह अवसर मिले। इसीलिए रुपए को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती थीं और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते। लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्चे हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था। बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलदर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला? चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास पहले से तैयार था। ज़्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो ही चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे ना थे तो चचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम ना था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता? ना कमर में इतनी जगह थी और ना जेब में इतनी कोई गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद यह निश्चय किया गया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाएं। शेष 3.5 आने की मिठाई उड़ाई जाए।
यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे। आज कई दिनों के बाद तो हम लोग गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई थी। ये कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाहें खिल उठी। महीना ख़त्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाते थे। बार बार तकाजा करने के बाद भी कहीं पैसे मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसा पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात ना थी। हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्व नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, एक तुम हो, मांगने पर भी पैसे नहीं देते हो, एक हम हैं, पेशगी दे देते हैं। हम अब अभी सबक पढ़ रहे थे। आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी, मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे, 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी, मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक ना सुना सकेगा उसे छुट्टी ना मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसीलिए मैंने हलधर का साथ लेने का इंतज़ार ना किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था, जब तक वह ना आएंगे एक पैसा भी खर्च ना करूँगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुँचे 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, पर हलदर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी, या रास्ता भूल गया वो? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी तो नहीं लगता था। यह संशय भी हो रहा था, कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चच्चा जी हलदर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाईं और हलदर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता चलूं, शायद हलदर अभी वहीं हो। मगर वहाँ सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चच्चा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घूसा मारा कि मियाँ हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहाँ से घसीटते हुए ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वो भी ले ली है। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, बदन का लहू सूख गया, पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी को मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीहा डीहा का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में डीहा ही की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों-ज्यों घर निकट आ रहा था, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। घटाएं उमड़ आती थीं। मालूम होता था आसमान फटकर गिरा ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूँछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चली जा रही। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली जा रही। लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था, मानो पैरों में शक्ति नहीं थी। जी चाहता था जोर का बुखार आ जाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत भी तो नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ कर रो दूंगा।
और वो पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता। लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भाग गया। अब मेरे लिए कोई दूसरी आशा न थी। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल पड़ी, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए थे। या तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे की गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बसाने वाली और कड़वी होती हैं। यह दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी ना जाने इस दवा का खूब मज़ा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंख बंद करके एक घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने से ही होता होगा। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते हैं और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा ही पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत भी सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा, मैंने कहा। मुंह से पूरी बात भी ना निकल पाई थी कि पिताजी का विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते हुए झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी इसका यह हाल है, तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही ना निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकामत काम कर गई है, तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया भाग जाने का। बच्चे ऐसे मौक़ों पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलदर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूल दूषित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चच्ची हलदर को डांट रही थीं और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थीं। सबसे पहले मुझ पर चच्ची की निगाह पड़ी। बोली, लो, वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा। हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ ना बिगड़ सकता। मैंने मार कभी ना खाई थी। मेरा तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चच्ची मुझसे क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं था, तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा, वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चा की ऐसी आदत तो नहीं है।
पैसा तो वह हाथ से छूटा ही नहीं है। लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हलधर, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं, वहीं तालाब के किनारे तो कहा था तुमने। हलधर, अम्मा, बिल्कुल झूठ, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चच्ची, झूठ नहीं, सच है। झूठा तो तू ही है, और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता है, बाहर से रुपए कमा लाता है, 4 जने उसे भला आदमी कहते, तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी, उसने मिठाई खाई। तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। यह कहते हुए चच्ची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का राग खूब अल्पा। मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी वक्त चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की दुखमय, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। आशा करते हैं कि ये कहानी जो प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई थी, चोरी, ये आप सब इसी प्रकार से प्रेमचंद्र की अन्य साहित्यिक रत्नों में से चुन चुनकर आप सभी के सामने एक एक कर उनकी धरोहर को प्रस्तुत करेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।